Hello everyone, this is Rashi and today we will read about universal law of gravitation. तो यूनिवर्सल लॉ क्या होता है? यूनिवर्सल लॉ में ये जो वर्ड आपको दिख रहा है यूनिवर्सल, इसका मतलब हम जानते हैं। यूनिवर्सल का मतलब होता है कि पूरे यूनिवर्स में चाहे वो कोई छोटे से छोटा ऑब्जेक्ट हो, चाहे वो कितना भी बड़ा ऑब्जेक्ट हो, हर एक जगह पे अगर कोई लॉ अप्लाई होता है, चाहे वो टेलेस्टियल ऑब्जेक्ट हो या सेलेस्टियल हो, हर जगह पे अप्लाई होने वाले लॉ को हम बोलते हैं यूनिवर्सल लॉ। अब ग्रेविटेशन के टर्म्स में यूनिवर्सल लॉ क्या होता है, आइए जानते हैं। तो देखिए, हमें पता है कि हमारे यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो सभी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स के बारे में तो हम जानते हैं, जैसे अर्थ हो गया सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट, मून एक सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है जो स्पेस में होते हैं। तो इनमें ये कैपेसिटी होती है कि ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। मतलब अर्थ के अंदर भी ग्रेविटी होती है और मून में भी ग्रेविटी है। तो अपनी अपनी ग्रेविटी की वजह से ये दोनों ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखते हैं। ये तो हम सभी जानते हैं कि अर्थ की ग्रेविटी मून को अट्रैक्ट करती है, पर मून की ग्रेविटी का फर्क भी अर्थ के ऊपर पड़ता है। जो मून की ग्रेविटी है वो अर्थ की स्पीड को रेगुलेट करने के काम आती है। अगर मून अपनी ग्रेविटी से अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट ना करे तो जो अर्थ है उसकी स्पीड बहुत ज्यादा हो जाएगी, मतलब कि अर्थ बहुत ज्यादा तेजी से घूमने लगेगी, जिसके कारण मौसम बहुत तेज बदलेंगे और अर्थ में एक अनबैलेंस सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। तो जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे हमारे यूनिवर्स में वो सब एक दूसरे को अपने अपने अट्रैक्शन फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे। देखते हैं स्टेटमेंट क्या है यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन का। सो एवरी ऑब्जेक्ट इन यूनिवर्स attracts every other object with force which is directly proportional to the product of the masses and inversely proportional to the square of the distance। इसको हम इजी लैंग्वेज में समझते हैं कि अगर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, से एक ऑब्जेक्ट ए है और दूसरा ऑब्जेक्ट बी है। सपोज ऑब्जेक्ट ए का मास है कैपिटल एम, ऑब्जेक्ट बी का मास है स्मॉल एम, और ऑब्जेक्ट ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज डी। याद रखिएगा, डिस्टेंस हम किसी भी ऑब्जेक्ट के सेंटर पॉइंट से मेजर करते हैं, ना कि उसके एंडिंग पॉइंट से। अगर हम यहां से यहां तक डिस्टेंस मेजर करते हैं सो दैट विल बी रॉन्ग। तो इसका मतलब क्या है? प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। तो इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा एफ, वो इन दोनों मासेस के प्रोडक्ट, मतलब कि इन दोनों मासेस के मल्टीप्लिकेशन के प्रोपोर्शनल होगा, और इन दोनों के बीच की जो भी डिस्टेंस होगी उस डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि अगर एक वैल्यू बढ़ती है तो दूसरी भी साथ में बढ़ेगी, बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि अगर एक वैल्यू इंक्रीज होती है तो दूसरी वैल्यू डिक्रीज होगी। मतलब कि अगर इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के मासेस बढ़ते हैं तो इन दोनों के बीच का अट्रैक्शन फोर्स बढ़ जाएगा, पर अगर इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच की डिस्टेंस को हम बढ़ा दें, अगर हम ऑब्जेक्ट को यहाँ और यहाँ प्लेस कर दें तो इनके बीच का अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाएगा। अब यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का एक फॉर्मूला होता है दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाले अट्रैक्शन के लिए, जो होता है F इज इक्वल्स टू जी एम एम अपॉन डी स्क्वायर। अब यहाँ पे जो कैपिटल एम है दैट इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, स्मॉल एम इज ऑल्सो द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। यहाँ पर जो d है दैट इज फॉर द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स, और यहाँ पर जो g है दैट इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। अब ये फॉर्मूला बनता कैसे है? तो देखिए, अगर हम फर्स्ट स्टेटमेंट देखें न्यूटन के ग्रेविटेशनल लॉ का, तो जो अट्रैक्शन फोर्स है वो प्रोपोर्शनल होता है टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस। मतलब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, तो दोनों मासेस के मल्टीपल के प्रोपोर्शनल होता है दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच का अट्रैक्शन फोर्स। ऑल्सो जो अट्रैक्शन फोर्स है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट। तो यहाँ से हम देखें इक्वेशन 1 हमें मिल गई है और इक्वेशन 2 हमें मिल गई है। अगर हम इक्वेशन 1 और 2 को कंबाइन करके लिखें तो हम इसे लिख सकते हैं F इज प्रोपोर्शनल टू एम एम अपॉन डी स्क्वायर। अब साइंस में एक लॉ होता है कि जब भी हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन अलग करते हैं तो साथ में आता है एक इक्वल साइन और एक कांस्टेंट। जनरली कांस्टेंट को हम के लेते हैं, बट क्योंकि यहाँ पर हम ग्रेविटी की बात कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे हम कांस्टेंट को के ना लेके
g लेंगे एंड g इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जिसकी वैल्यू मैंने ऑलरेडी यहाँ पर बताई हुई है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। तो देखिए यहाँ पर भी जब प्रोपोर्शनलिटी साइन अलग होगा तो यहाँ पर आ जाएगा एक इक्वल साइन, एक कांस्टेंट विच इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और उसके बाद ये जो हमारा वैल्यू था mm अपॉन डी स्क्वायर। तो इस तरह से बनता है हमारा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन which was given by the Newton. F is equals to g mm upon d square. आइए इस पे बेस्ड अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है डिटरमाइन द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स। मतलब हमारे पास दो ऑब्जेक्ट थे और इनके बीच का जो ग्रेविटेशनल फोर्स या अट्रैक्शन फोर्स होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। इफ टू मासेस आर 30 kg एंड 50 kg, मतलब अगर हम एक ऑब्जेक्ट का मास ले ले 30 kg एंड सेकेंड ऑब्जेक्ट का मास हम ले लेते हैं 50 kg, सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 4 मीटर, मतलब इन दोनों के जो बीच का डिस्टेंस है वो है 4। मतलब यहाँ पे देखिए हमको m1, कभी कभी कैपिटल M और स्मॉल m की जगह हम m1 और m2 भी ले लेते हैं। तो यहाँ पर जो m1 की वैल्यू है दैट इज 30 kg, m2 इज 50 kg, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज 4 मीटर, एंड g की वैल्यू तो हमें ऑलरेडी पता है और ये याद भी होनी चाहिए 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। तो हमें सारी वैल्यूज गिवन है, हमें बस निकालना है इन दोनों के बीच का अट्रैक्शन फोर्स, मतलब ये दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे को कितने फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे दैट वी हैव टू फाइंड। तो इसके लिए फॉर्मूला हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, F इज इक्वल्स टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे आर स्क्वायर लिखा है, आप इसको डी स्क्वायर से भी रिप्लेस कर सकते हैं। आर इसलिए लिखा है क्योंकि हम अर्थ के टर्म्स में अगर बात करें तो अर्थ की रेडियस को ही हम डिस्टेंस मान लेते हैं। अब अगर हम वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे तो देखिए जी की जगह पे मैंने वैल्यू पुट कर दिया 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। m1 की प्लेस पे हमने वैल्यू पुट कर दिया 30, m2 की प्लेस में हमने वैल्यू पुट कर दिया 50। यहाँ पर था डी स्क्वायर, अब डी की वैल्यू गिवन थी हमें 4, तो यहाँ पे हम 4 इंटू 4 करेंगे तो आ जाएगा 16, क्योंकि डी स्क्वायर है ना दैट इज 4 स्क्वायर, 4 स्क्वायर मीन्स 4 इंटू 4 दैट इज 16। तो यहाँ पे वैल्यू हमें मिल गई है 16। अब यहाँ पर 30 इंटू 50 करेंगे तो ये हो जाएगा 3 5 जा 15 एंड डबल जीरो एज इट इज, तो हो जाएगा 1500 अपॉन 16 इंटू 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। अब यहाँ पे जब हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 62.55 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन, और न्यूटन यूनिट होती है फोर्स की। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, और इसी के जैसे और जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे वहां पे आप वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए अब केपेबल होंगे। कभी ये होता है कि हमें जी की वैल्यू भी पूछ ली जाती है, तो जी की वैल्यू भी हम इजीली निकाल सकते हैं क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला है F इज इक्वल्स टू जी एम एम अपॉन डी स्क्वायर। अब यहाँ से अगर हमें इस जी की वैल्यू निकालनी है तो डी स्क्वायर को हम ट्रांसफर कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा एफ डी स्क्वायर। ये जो एम दोनों मल्टीप्लीकेशन में दिख रहे हैं यहाँ पर आ जाएंगे डिवीजन में, तो mm, और ये जो g है ये एज इट इज रहेगा। तो यहाँ पर भी हम वैल्यू पुट करके g की वैल्यू निकाल सकते हैं, एफ डी स्क्वायर अपॉन mm। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ आया होगा। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।